नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है राजपूत राजा। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में राजपूतों के वंश के बारे में, उनके परिचय, क्षेत्र विस्तार, प्रमुख राजवंश के बारे में बताया। अब हम आपको राजपूत राजाओं के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार अग्निकुल में से राजा ऋषि वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में से चार राजपूत वंश निकले। उन राजपूत वंशों के बारे में हम आपको बताते हैं। अग्निकुल का सिद्धांत। अग्निकुल के सिद्धांत के अनुसार यह बताया जाता है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था और यज्ञ की लौ के द्वारा जो वहां से जो शासक उत्पन्न हुए उसमें चौहान, प्रतिहार, चंदेल, चालुक्य आदि वंश उत्पन्न हुए थे। इसी में एक है अग्निकुल का जो प्रतिहार हुआ है, शासक है प्रतिहार। अग्निकुल के अनुसार प्रतिहार इस राजवंश का प्रमुख शासक या राजा हुए हैं और इसकी स्थापना के लिए गुजरी की शाखा होने के कारण प्रतिहार वंश गुजरी शाखा से संबंध होने के कारण गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से राजपूत शासक कहलाए। इस वंश का प्रथम शासक नागभट्ट प्रथम था। इस वंश का प्रथम शासक नागभट्ट था और इसने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया और इसकी दूसरी राजधानी उज्जैन थी, जो हमें नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में देखने को मिलती है। इसने अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित करके और अपनी राजधानी उज्जैन से कन्नौज स्थानांतरित की और ये दूसरी राजधानी इसने अपनी पहली राजधानी इसकी कन्नौज उज्जैन थी। जब उन्होंने किसी शासक को पराजित करके फिर उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। इस वंश का शक्तिशाली शासक मिहिर भोज था। मिहिर भोज का शासनकाल हमें इसके शक्तिशाली शासन के रूप में देखने को मिलता है और ये प्रतिहार वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने आदि वराह की उपाधि धारण की और ये भगवान विष्णु का उपासक होने के कारण इसने आदि वराह की उपाधि धारण की और अपने सिक्कों पे धर्म नाम को अंकित कराया और मिहिर भोज इन्हें भोजशाला मंदिर की स्थापना कराई थी। इसका हमें विवरण और भी देखने को मिलता है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से भी हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से भी हमें प्रतिहार राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इन्हीं के समय में एक वत्सराज के शासनकाल में एक त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें तीन राज्यों के राजा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें प्रतिहारों की तरफ से वत्सराज ने, राष्ट्रकूटों ने और पाल शासकों ने इस कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष करने के लिए, अधिकार करने के लिए आक्रमण किया था, जिसमें इन सभी को पराजित करके वत्सराज ने विजय प्राप्त की थी। नागभट्ट प्रथम के समय में ही अरबों के आक्रमण को नागभट्ट ने रोका था। जब हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुके हैं कि जब अरब के आक्रमणकारी सिंध के रास्ते से होते हुए गुजरात में प्रवेश करना चाहते थे, उस समय गुजरात में या उसके आसपास क्षेत्रों में नागभट्ट प्रथम या राजपूत राज शासन कर रहे थे और उन्होंने अरबों के आक्रमण गजनबी और मोहम्मद गौरी के आक्रमण को रोकने में विफल किया और गुजरात के ही राजपूत राजाओं ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और वो अपने प्रदेश गजनी लौट गया और यह नागभट्ट ने अरबों को रोकने में सफलता प्राप्त की। इस प्रकार नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को रोका और या विफल कर दिया अरबों के आक्रमण को। ग्वालियर प्रशस्ति से हमें भी यह प्राप्त होता है कि मलेच्छों का नाश किया था। क्षेत्र विस्तार में बताया जाता है कि प्रतिहारों का शासन
दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और गुजरात की सीमा तक उनका शासन था। भारत का द्वारपाल गुर्जर प्रतिहार वंश को कहा जाता है, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश ही दक्षिण पश्चिमी सीमा पर, जो दक्षिण पश्चिमी हमारे जो राज्य थे उन पर शासन करते थे और किसी भी मुस्लिम आक्रमणकारी को भारत में प्रवेश न करने के कारण इन्हें गुर्जर प्रतिहार को द्वारपाल कहा गया है। अंतिम शासक इसका यशपाल हुआ है और इसने 1030 तक में जो भी आक्रमणकारी हुए थे उन्होंने अपने शासनकाल में जितने भी मुस्लिम आक्रमणकारी हुए थे उनको विफल किया और शासन किया था। आर्यव्रत का महाराजाधिराज महिपाल को भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी उपाधि धारण की थी। इनके दरबार का राजकवि राजशेखर ने इनके शासनकाल को शांति और युद्ध की शासनकाल बताया है, राजशेखर ने। अब हम आपको इस वंश के राजपूत राजाओं के दूसरे गहेड़वाल वंश के बारे में बताते हैं। इस वंश का संस्थापक चंद्रदेव था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। शक्तिशाली शासकों में गोविंद चंद्र ही एक शक्तिशाली शासक था और जयचंद्र की विजयों में देवगिरी के यादवों को, सोलंकियों को और तुर्कों को जयचंद्र ने पराजित किया था। लेकिन इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। बस इतना पता चलता है कि 1194 को चंद्रवार के युद्ध में जयचंद्र की पराजय मोहम्मद गौरी के हाथों हुई और इसका मेन कारण ये था कि जो राजपूत राजा थे उनकी अधिकतर आपस में ही लोग अपने राजाओं से संघर्ष हुआ करता था और इसी बीच में जब मोहम्मद गौरी ने 1194 चंद्रवार के युद्ध में जयचंद से युद्ध किया, इसकी पराजय का यह कारण था कि इन्होंने किसी भी राजपूत शासक से सहायता न ली, क्योंकि इनका हर राजपूत राजाओं से, छोटे बड़े राजाओं से संघर्ष होता था। इसी बीच में इनकी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से भी हो गई थी, शत्रुता हो गई थी। इसका मेन कारण यह था कि जयचंद की पुत्री संयोगिता को प्रेम विवाह के रूप में पृथ्वीराज चौहान ने अपहरण कर लिया था, उससे प्रेम विवाह कर लिया था। इस कारण जयचंद को किसी भी राजपूत शासक से सहायता न मिली और 1194 चंद्रवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। श्रीहर्ष इसके समय के प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे। अब इस वंश का जो तीसरा राजवंश आता है वो है चौहान वंश। इसके संस्थापक वासुदेव थे। इसकी राजधानी अहिछत्र और अजमेर को बनाया था। इस वंश का शक्तिशाली शासक विष्णुदेव थे और विग्रहराज के राजकवि सोमेश्वर ललित विग्रहराज नाम की जो रचना की है। इस वंश के अंतिम शासक या इस वंश के सबसे प्रतापी राजा पृथ्वीराज चौहान हुए हैं। पृथ्वीराज चौहान और जिस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे उसी समय उत्तर पश्चिमी भारत में मुस्लिमों के आक्रमणकारी देखने को मिलता है और इन्होंने उन मुस्लिमकारियों को भारत में प्रवेश न करने के लिए उनसे बहुत ही संघर्ष किया और उनके पराक्रम को पराजित करने के लिए उनसे युद्ध किया। प्रथम युद्ध 1191 में होता है जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी पराजित होकर अपने प्रदेश चला जाता है, जहां वो अपनी सैन्य शक्ति को संगठित करके दोबारा 1192 को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी की विजय हो जाती है। इससे भारत में दिल्ली सल्तनत का मार्ग प्रशस्त होता है और संपूर्ण भारत में जो उत्तर से लेके
मध्य और पूर्वी जो भाग में जो भी राजपूत राजा हुए उनकी पराजय हो जाती है और इस राजपूत वंश के विनाश के बाद भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित हो जाती है। अब जो चौथा वंश तीसरा वंश जो आता है उसमें आपका आता है परमार वंश। इस वंश का संस्थापक उपेंद्र राज थे। इस वंश का जो संस्थापक है वो उपेंद्र राज थे। इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन, जो इनकी प्रारंभिक प्राचीन राजधानी थी, परमार वंश के शासकों की जो प्राचीन और राजधानी थी उसका नाम था उज्जैन। फिर इन्होंने अपनी राजधानी धारा को बनाया। परमार वंश का शक्तिशाली शासक सीएक था। इसके शासनकाल में परमारों की शक्ति का विस्तार होता है और इनके परमार वंश के वंशावली के बारे में जानकारी हमें उदयपुर प्रशस्ति से मिलती है। राजा भोज ने अपने शासन में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की और साथ ही इन्होंने भोजपुर में सरस्वती मंदिर की स्थापना की थी। इनकी परमार वंश के शासकों के शासनकाल में ही एक महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। परमार वंश के शासकों के शासनकाल में भोज ही एक ऐसे शासक हुए जिन्होंने अपने शासनकाल में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का विस्तार किया और साथ ही इन्होंने अपने शासन में त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माण भोज ने ही कराया था और साथ ही भोजपुर नगर की स्थापना भी भोज ने की थी। इनके शासनकाल में ही दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में इस पर आक्रमण किया। परमारों की शक्ति का अंत करके इसे दिल्ली सल्तनत ने सम्मिलित कर लिया। अब हम आपको राजपूतों के जो चौथा राजवंश है चालुक्य, उस वंश के बारे में बताते हैं। आबू पर्वत पर ऋषि वशिष्ठ के द्वारा एक यज्ञ किया गया था जिसमें से 4 राजपूत वंशों का उदय हुआ था, प्रतिहार, चालुक्य, चौहान और परमार। जो चौथा वंश आता है चालुक्य, उसके बारे में बताते हैं कि ये अग्निकुल से उत्पन्न हुए थे और ये कुमार पालचरित एवं वड़नागर से हमें 36 राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है। कुमार पालित एवं बड़े रत्नागर के ग्रंथों से हमें 36 राजपूत राजाओं की जानकारी मिलती है। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था और इन्होंने अपनी राजधानी अनिलवाड़ा को बनाई थी। इस वंश का शक्तिशाली शासक भीमदेव प्रथम थे। इन्हीं के शासनकाल में भीमदेव प्रथम के शासनकाल में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था और महमूद गजनवी ने 1025 में जो आक्रमण चालुक्य वंश के भीमदेव प्रथम के शासनकाल में किया था, उस समय उनका शासनकाल धन संपदा से बहुत ही प्रसिद्ध था। उस समय इनके शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ मंदिर था। जब चालुक्य वंश का शासन भीमदेव का शासन था, उस समय उनका कुमारपाल ने ही जब 1025 में महमूद गजनवी के द्वारा भारत के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया और इस मंदिर को नष्ट करके वह इससे काफी 20 लाख धन संपत्ति या दीनार लेकर अपने प्रदेश वापस लौट गया, तो कुमारपाल ने ही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और उसे पुनः उसी स्थिति में पहुंचा दिया जैसे स्थिति में मंदिर था। हाबू पर्वत पर सिद्धराज ने अपने मंडप के द्वारा अपने पूर्वजों की हाथियों पर सवार मूर्तियों का निर्माण कराया और जैन आचार्य हेमचंद्र के द्वारा ही कुमारपाल ने जैन धर्म की शिक्षा ली और जैन धर्म को अपना लिया। चालुक्य जैन धर्म को अपना लिया। चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीमदेव द्वितीय था। इन्हीं के शासनकाल में ही
महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और इन्होंने महमूद गजनवी को 1178 में पराजित किया था और वह पराजित होने के बाद अपने प्रदेश गजनी लौट गया और अपनी शक्ति का संगठन करने लगा। 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इनके राज्य पर आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी 1195 में इनके शासनकाल पर आक्रमण किया था और इनके शासनकाल की सबसे विशेषता ये है कि इन्होंने अपने शासन चालुक्य वंश के शासन में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने अपने राज्य में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।